अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो आज जो वीडियो है, मुझे काफ़ी लोगों ने बोला हुआ था कि आप हमें बता दें कि एसबीएल के आंसर आप किस तरह लिखते थे, किस तरह से हमें पेपर अटैम्प्ट करना है, क्या चीज़ पहले करनी है, क्या चीज़ बाद में करनी है। तो मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी, लेकिन मैं एक तरीके से अपना एक मैं जैसे प्रैक्टिस करता था, तो मैंने 3 से 4 पास पेपर प्रैक्टिस किए थे, तो मैंने उसका एक अपना आंसर निकाल के रखा है ताकि मैं आपको साथ दिखा सकूँ कि मैंने किस तरह मैं अपना पेपर मैंने अटैम्प्ट किया था और प्रैक्टिस मैंने किस तरह की थी, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आप लोगों को पेपर की किस तरह प्रैक्टिस करनी है और आगे अपना पेपर किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। तो अब जैसे कि हमें पता है कि एसबीएल का पेपर होता है 4 घंटे का। तो सबसे पहले तो हमें एक चीज़ इस बात को मेक श्योर करना है और अपने आप को इस बात के लिए रेडी रखना है कि पेपर पॉसिबल है कि पूरा ना हो। क्योंकि देखिए, पेपर हमारा जो है वो एटलीस्ट कुछ रह जाता है, क्योंकि 4 घंटे के अंदर बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है। वो फिर ना जब 3 घंटे 3.25 घंटे हो जाते हैं, फिर वो बोलता है यार बस अब मैं थक गया यार, कुछ भी लिखूं बस जल्दी से जान छूटे, इस तरीके से आपका हाल हो रहा होता है। तो इस चीज़ के लिए आपको अपने आपको रेडी रखना है कि यार पॉसिबल है कि आपका पेपर पूरा ना हो। क्या पॉसिबल है कि आपका पेपर पूरा ना हो। अब जैसे कि मेरा भी पेपर था, तो ये मतलब नहीं है मैं अपना पूरा पेपर 100% करके आया था तो मैं इसलिए पास हो गया। नहीं, मैं जब अपना पेपर कर रहा था उसके अंदर जब मैंने अपना पेपर दिया था, तो शायद 10 से शायद 12 मार्क्स का मेरा पेपर छूट गया था। तो मेरा जो पेपर था वो 10 से 12 मार्क्स का छूट गया था, लेकिन उसके बाद भी पेपर पास हो गया, अच्छे मार्क्स से पास हो गया। तो हमें इस बात से घबराना नहीं है यार, अगर पेपर छूट गया तो हम पास होंगे कि नहीं। लेकिन इस बात पे गौर ज़रूर करनी है कि जो पेपर करके आ रहे हैं वो सही करके आ रहे हैं, जो चीज़ें उसमें लिख रहे हैं वो बिल्कुल सही तरीके से लिख रहे हैं, जो फॉर्मेट्स पेपर के अंदर हमें मेक श्योर करने आने चाहिए वो आ रहे हैं और वो फॉलो भी हो रहे हैं। क्योंकि हमारा जो पेपर है वो उसमें काफ़ी फॉर्मेट्स भी है, क्योंकि पेपर के अंदर 20 मार्क्स प्रोफेशनल मार्क्स है। तो ये जो मार्क्स है ये एक कैश मार्क्स है। अगर आपने अपने फॉर्मेट, अपनी राइटिंग टेक्निक, जो जो क्या कहते हैं प्रोफेशनल मार्क्स के अंदर, जैसे स्केप्टिज्म स्किल्स है और क्या कहते हैं फॉर्मेट, ब्रीफिंग नोट्स वाला फॉर्मेट है, और स्लाइड्स होती है, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स होती है, अगर आप वो फॉलो कर रहे हैं तो फिर आपकी ये इतना आपको अंदाज़ा हो जाएगा यार चलो 20 मार्क्स के प्रोफेशनल मार्क्स है मेरे, 20 में से कहीं नहीं तो शायद 14 मार्क्स मिल जाए, मुझे 15 मार्क्स मिल जाए या इससे ज़्यादा भी मिल जाए। इतना आपको आना चाहिए कि आपकी प्रैक्टिस हो, कि आपके फॉर्मेट बिल्कुल सही तरीके से बने हुए हों। अब जैसे कि हमारा एक पास पेपर का क्वेश्चन है, जो लोग पास पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्होंने शायद किया भी हो, तो हमारा मार्च जून के अंदर एक क्वेश्चन पास पेपर था स्मार्टवेयर के नाम से। तो हमारा जो पेपर का जो ये वाला जो पेपर आया था स्मार्टवेयर के ऊपर था। ये शायद कोई जहाँ मुझे याद है कोई लोग डिवाइस वाइस बना रहे थे उसके ऊपर था। अब जैसे कि क्वेश्चन 1 है, तो ये पहला पेपर आपके पास, पहला इसके अंदर देखिए कि भाई प्रोफेशनल मार्क्स क्या आ रहे हैं, ब्रीफिंग पेपर बनाना है, इसके अंदर टू बी प्रेजेंटेड बताना है, और प्रोफेशनल मार्क्स आर अवेलेबल फॉर इवेल्युएशन स्किल। अब आपको पता होना चाहिए यार, जब इवेल्युएशन की बात आए हमें पॉजिटिव पॉइंट्स लिखने हैं, उसके नेगेटिव पॉइंट्स। अब जैसे कि मैं आपको अपने साथ ना एक, क्योंकि मैं कोशिश करता था जब प्रोफेशनल मार्क्स की बात हो ना अपने पास पेपर प्रैक्टिस करते हुए, तो मैं मेक श्योर करता था मेरे पास सामने प्रोफेशनल मार्क्स के पॉइंट्स लिखे हुए हों, ताकि मैं जब अपनी चीज़ कर रहा हूँ तो मुझे पता हो यार इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बातें मुझे लिखनी है। तो जैसे कि अब यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है इवेल्युएशन। सबसे पहले एक तो ये ब्रीफिंग नोट है, ये भी एक प्रोफेशनल मार्क्स है क्योंकि हमें एक फॉर्मेट बनाना है, और जो इवेल्युएशन स्किल्स है वो भी एक प्रोफेशनल मार्क्स है। अब इवेल्युएशन स्किल के अंदर आपको मेक श्योर करना है कि इसके अंदर आप प्रोस भी लिखें, मतलब बेनिफिट्स भी लिखें, और कॉन्स भी लिख लो, मतलब आप नेगेटिव पॉइंट्स भी लिख रहे हो। आपको दोनों को बैलेंस रखना है। अब ये ना हो कि आप दो दो लिखें, आप भले 1 3 लिखें, 3 2 3 1 लिखें, या 1 2 4 दोनों के दो दो करके लिखें, लेकिन ये नहीं कि आपको बराबर बराबर लिखने, लेकिन एटलीस्ट आपको 4 पॉइंट इस तरीके से लिखने होंगे। अच्छा, अब जब आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो। अच्छा, अब ये जो प्रोफेशनल, पहली बात मैं आपको ये बता दूं, जो प्रोफेशनल मार्क्स आ रहे हैं अब ये बी के साथ आ रहे हैं, तो ए के साथ नहीं आ रही, ये बी के साथ आ रही। तो आप जब भी बी के लिए देख रहे हो कि आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं, तो आप मेक श्योर करना है कि 10 + 4 14, आपको 14 मार्क्स डिवाइड बाई 2, मतलब आपको 7 पॉइंट्स लिखने होंगे।
ठीक है, आपको प्रोफेशनल मार्क्स विद द क्वेश्चन मार्क्स इंक्लूड करके डिसाइड करना होगा कि आपको कितने कितने पॉइंट्स लिखने हैं। तो इस सेक्शन 1B के अंदर हमें 7 पॉइंट्स लिखने होंगे। इसी तरह 10 है तो हमारे पास 10 को डिवाइड कर दो 2, तो एटलीस्ट हमें 5 पॉइंट लिखने होंगे इस क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, अब जैसे अभी मैं आपको समझाऊंगा कि पेपर किस तरीके से करना है, किस तरीके से लिखना है। मैं पास पेपर सॉल्व नहीं करूंगा, ये ना हो कि आप लोग समझ रहे हो पास पेपर सॉल्व हो, पास पेपर नहीं, लेकिन मैं आपको इतना अंदाज़ा दे दूंगा कि किस तरीके से चीज़ें लिखनी चाहिए और कैसे कैसे मार्क्स अटैम्प्ट करने चाहिए। अब जैसे कि अब ये हमारे पास क्वेश्चन बी है, पर इसमें क्या लिखा हुआ है, एनालाइज द कंपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन द साउथलैंड मार्केट टू डिटरमाइन, जो भी लिखा हुआ है आगे परफॉर्मिंग। तो ये प्रोफेशनल मार्क्स आर अवेलेबल फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग एनालिसिस स्किल। तो यहाँ पे हमारे पास फिर प्रोफेशनल मार्क्स से 2 मार्क्स, कितने मार्क्स है, 2 मार्क्स आ रहे प्रोफेशनल के। तो हमें यहाँ पे जब डिसाइड करना होगा हमें कि इसमें इतने कितने पॉइंट्स लिखने, तो हमें क्या करना है, दोनों को प्रोफेशनल मार्क्स और क्वेश्चन मार्क्स को इंक्लूड करके डिसाइड करना है कि हमें कितने पॉइंट्स लिखने हैं। तो हमें इसमें 5 पॉइंट्स लिखने होंगे। ये नहीं हो कि आप अलग अलग डिसाइड कर रहे हो, आपकी कोई एनालिसिस या प्रोफेशनल मार्क्स का कोई अलग पॉइंट नहीं होगा। आप जो लिख रहे होंगे उसके अंदर आपकी प्रोफेशनलिज्म दिखना चाहिए, उसके अंदर आपका प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल स्टाइल दिखना चाहिए लिखने का। ये नहीं कि कोई आपको अलग से पॉइंट लिखना है प्रोफेशनल मार्क्स गेन करने के लिए। आपको विद इन दी अपनी बातें, जो भी विद इन दी क्वेश्चन के अंदर आप आंसर कर रहे हो, उसके अंदर प्रोफेशनलिज्म दिखाना है। तो जैसे कि एनालिसिस है हमारे पास, तो उसके अंदर आपको किस तरीके से लिखना होगा। एनालिसिस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको जैसे कि बताना है, कोई डिटेल बता दे, किसी तरीके से डिटेल बता दे, या कोई जैसे कि हम वेरिएंसेस नहीं करते थे, आपको इन्वेस्टिगेट करना होता कि ये नेगेटिव वेरिएंस क्यों आया, इसकी रीजनिंग दो। पहले तो बताओ वेरिएंस आया है नेगेटिव, फिर इसकी रीजनिंग की, ये वजह से ये नेगेटिव वेरिएंस आ रहा है, इसकी अगर पॉजिटिव आया तो क्या क्या रीजनिंग है। तो उसमें हमें एनालिसिस के अंदर हमें वजह बतानी होगी, पॉसिबिलिटी बतानी होगी कि ये पॉसिबल रीज़न है कि इसकी वजह से ये चीज़ हो रही है। तो आपको इस तरीके से एनालाइज करना होगा अपने क्वेश्चन को, ठीक है। अब जैसे कि आप क्वेश्चन बी है, इवेल्युएट द स्ट्रेटेजिक एंड एथिकल इम्प्लीकेशन टू स्मार्टवेयर ऑफ द प्लान शॉप क्लोजर्स इन नोरिया इन द विड्रॉल फ्रॉम सेंट्रम। अब यहाँ पे प्रोफेशनल मार्क्स आर अवेलेबल फॉर स्केप्टिज्म स्किल्स। अब यहाँ पे आपको अपना नेगेटिव माइंड, जैसे जिसे कहते हैं ना ऑडिटर का माइंड, वो उसके दिमाग में हर वक्त नेगेटिव चीज़ें पॉसिबल चल रही थी, हर वक्त चीज़ दिमाग में नेगेटिव चल रही होती बात है। तो यहाँ पे आपको अपनी वो वाली स्किल यूज़ करनी होगी, नेगेटिव, मतलब आपको कोई नेगेटिव चीज़ें ज़रूरी नहीं, नेगेटिव बातें ही आ रही हो, लेकिन आपकी टून आंसर करने की एक तरीके से नेगेटिव होनी चाहिए। जैसे आप कोई क्वेश्चनिंग माइंड, वो क्वेश्चनिंग कर सकते हैं सामने से, क्वेश्चन विद इन दी आंसर अपना क्वेश्चनिंग टून रख सकते हैं, या आप कह सकते हैं मैं डिसएग्री करता हूँ इस बात से, या मुझे ये, मतलब उन्होंने अगर कोई सजेशन दिए हुए तो आप बोले इट्स नॉट क्लियर, मेरी तरफ से मुझे बात ही समझ नहीं आई है, ये पॉइंट आपका क्लियर नहीं है, या ये चीज़ आपकी इनकरेक्ट है, या क्या कहते हैं आपको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है। तो आपका एक तरीके से स्केप्टिज्म, नेगेटिव क्वेश्चनिंग स्टाइल होना चाहिए। अब जैसे कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास है, कोई प्लान शॉप क्लोजर्स कर रहे थे किसी कंट्री में। तो अब जैसे कि जहाँ तक मुझे याद है, शायद मुझे भी पक्का पूरा सवाल नहीं क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया पेपर दिए हुए, लेकिन अब जैसे अगर कोई भी आप कंट्री में शॉप क्लोज कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है यार वहाँ से कंज्यूमर शायद जो कि एथिकल कंज्यूमर, जिनको देखते कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बुरी चीज़ है, सीधी बात है अनएम्प्लॉयमेंट बुरी चीज़ है, तो वो शायद जो इस तरीके से कंज्यूमर्स हैं या जो चेक करते हैं यार वो बिज़नेस एथिकली वर्क कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट कर रहा है तो शायद आपके कंज्यूमर्स कम हो जाए, या किसी और कॉम्पिटिटर के पास शिफ्ट हो जाए, या आपके पास कोई पॉसिबल है कोई लॉज एंड रेगुलेशन ब्रीच हो जाए अनएम्प्लॉयमेंट का, या आपके ऊपर कोई पेनल्टीज़ लग जाएं। तो इस तरीके से अगर चीज़ें पॉसिबल है तो आप क्वेश्चन करेंगे कि भाई आपने, अगर आप क्या कहते हैं शॉप क्लोज कर रहे हैं तो वेदर द मैनेजमेंट हैज़ लुक इनटू द मैटर ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, क्योंकि वो प्रोवोक हो सकते हैं, वो क्या कहते हैं जैसे कि आप उसको डिसओबे कर सकते हैं कोई लॉज एंड रेगुलेशन के। तो आपने कोई क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशंस की है, या आपने कोई रिसर्च की है कि हमने कोई इस तरीके से कोई लॉ तो ब्रेक नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हो गया तो हमारे पर कोई पेनल्टी लग जाएगी या हमारी रेपुटेशन इफेक्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर आप क्या कहते हैं अनएम्प्लॉयड कर रहे हैं पीपल को, क्या कहते हैं रिडंडेंट कर रहे हैं, तो आपने इन्वेस्टिगेशन की है या आपने कोई इस पर रिसर्च की है कि अगर आप इसको
लोगों को रिडंडेंट कर रहे हैं, तो उससे कंज्यूमर का क्या हमारे ऊपर इम्पैक्ट आएगा, हमारे दूसरे प्रोडक्ट पे इम्पैक्ट क्या आएगा, किस तरीके से आप लोगों ने काम किया है कि नहीं। तो आप उनसे क्वेश्चनिंग माइंड कर सकते, क्वेश्चनिंग ट्यून रख सकते हैं कि आप लोगों ने ये चीज़ की है कि नहीं, अपनी चीज़ों में रिसर्च की है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको अपना स्केप्टिज्म स्किल यहाँ पे यूज़ करना होगा। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पे ड्राफ्ट अ मेमो। तो यहाँ पर एक और पहले पॉसिबल आपके पास ये वाला एक प्रोफेशनल मार्क्स है यहाँ पे आपको, क्योंकि मेमो का आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। ब्रीफिंग नोट्स होते हैं, मेमो होते हैं, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स होती है, प्रेस रिलीज होती है, अलग अलग चीज़ें होती है। तो जिस ट्यूटर से आप पढ़ रहे हैं या जहाँ से भी आपने पढ़ा है, तो आपको ये चीज़ बताई गई होगी, क्योंकि क्या कहते हैं, हर तरीके का या हर जैसे नोट्स, प्रेजेंटेशन स्लाइड लिखने का सबका फॉर्मेट होता है, वो आपको फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे ड्राफ्ट अ मेमो टू द बाइंग एंड मर्चेंडाइजिंग डायरेक्टर विच इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एट द कंपनी, पर्टिकुलरली द प्रोक्योरमेंट साइड एंड रिकमेंड कंट्रोल इंप्रूवमेंट। ठीक है, प्रोफेशनल मार्क्स आर अवेलेबल फॉर एक्यूमेन स्किल्स। तो आपके पास यहाँ पे प्रोफेशनल मार्क्स है जो कि 4। अब एक्यूमेन स्किल क्या होती है? एक्यूमेन स्किल्स का मतलब होता है कि जैसे कि आप एक बिजनेस टून में बात कर रहे हो, मतलब कि आप एज अ अकाउंटेंट या फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये नहीं हो कि आप वो बता रहे हो उसके अंदर के स्टैंडर्ड की बातें हो रही है या रिटर्न ऑन इक्विटी की बात हो रही है या प्रॉफिट की बात हो रही है। ये इस तरीके से ना अकाउंटेंट वाली बातें नहीं चाहिए यहाँ पे। आप एज अ चीफ, फॉर एग्जाम्पल आप सोचो आप कंपनी के CEO हो, तो आपको ऑपरेशन किस तरह रन हो रहे हैं या आपको कंज्यूमर किस तरह अट्रैक्ट करने हैं, इस तरीके से ऐसी बातें करनी है जो कि बिजनेस की टून के अंदर हो, ताकि एक लेमैन ये ना हो कि वो स्टैंडर्ड की वेरिएंसेस हो गए या क्वालिफाइड ओपिनियन है, मॉडिफाइड ओपिनियन है या फाइनेंशियल अकाउंटेंट की बात है, तो वो एक लेमैन को समझ नहीं आएगी। तो आपको एज अ बिजनेस की नॉलेज में, बिजनेस की टून में बात करनी है, बिजनेस की अंदाज में बात करनी है कि एज अ बिजनेसमैन या एज अ आपको बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में बात करनी। तो एक्यूमेन स्किल्स के अंदर जैसे कि आप क्या क्या पॉसिबल है, जैसे कि आपके पास इसका, हमारी कंपनी, अगर कोई कंपनी के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है या उनको कोई कौन कौन से थ्रेट्स मिल रहे हैं, या अगर कॉम्पिटिटर कोई नया आ रहा है तो उसकी वजह से हमारे बिजनेस पे क्या इफेक्ट आ जाएगा, या फ्यूचर में अगर कोई इकोनॉमी के अंदर चेंजेस हो रही है तो उससे हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या कोई मार्केट शेयर हमारा कम हो रहा है या हम कोई रिस्क फेस कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो बातें होती है ना, इस तरीके की लैंग्वेज, इस तरीके के वर्ड, इस तरीके के वोकेबलरी, इस तरीके से आपको बात करनी है, ना कि कोई फाइनेंशियल अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने एक्यूमेन स्किल्स आपको दिखानी होगी। अपना आंसर लिखते हुए, कोई अलग पॉइंट नहीं होगा, आपको अपना आंसर लिखते हुए ये वाली टर्मिनोलॉजीज, बिजनेस की एक्यूमेन स्किल्स आपको शो करनी होगी। तो यहाँ पे जैसे आपके पास 12 मार्क्स क्वेश्चन के और 4 मार्क्स प्रोफेशनल मार्क्स के, तो आपको 16 मार्क्स टोटल, एंड टू गेन दिस 16 मार्क्स आपको 8 पॉइंट्स लिखने होंगे। सही है। अब जैसे कि एक और यहाँ पे अब आपको राइट अ रिपोर्ट आ रहा है, तो यहाँ पे फिर आपको प्रोफेशनल मार्क्स अवेलेबल है अगर आपने रिपोर्ट का फॉर्मेट पूरा सही तरीके से फॉलो किया है। अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन है, तो आपको प्रेजेंटेशन स्लाइड, मोस्ट प्रोबेबली प्रेजेंटेशन स्लाइड आपको देनी होगी। डिस्क्राइब द बेनिफिट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ कस्टमर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूडिंग द लॉयल्टी स्कीम फॉर स्मार्ट वे। प्रोफेशनल मार्क्स आर अवेलेबल फॉर कमर्शियल एक्यूमेन स्किल। वही बात आ रही वापसी, कमर्शियल एक्यूमेन स्किल आपको वही शो करनी होगी। और प्रोफेशनल मार्क्स आर अवेलेबल, यहाँ पे स्केप्टिज्म स्किल है, तो यहाँ पे आपको प्रोफेशनल कमर्शियल एक्यूमेन स्किल यूज़ करनी है अपनी आंसर लिखते हुए, और यहाँ पे आपको अपनी स्केप्टिज्म स्किल शो करनी है। तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हर जगह हर क्वेश्चन में अलग टून से, अलग तरीके से बात करनी है, क्योंकि इस क्वेश्चन, ये जो हमारा SBL का पेपर है, यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट यूज़ नहीं हो रहा, हर क्वेश्चन का लिखने का तरीका अलग होगा। कहीं आपको अपनी प्रोफेशनल क्या कहते हैं कमर्शियल एक्यूमेन स्किल दिखानी है, कहीं आपको स्केप्टिज्म स्किल दिखानी है, कहीं आपको एनालिसिस स्किल दिखानी है, कहीं आपको अपनी वैल्यूएशन स्किल दिखानी है, कहीं आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल दिखानी है। तो आपको हर जगह अपनी डिफरेंट स्किल यूज़ करते हुए पेपर करना है। ये पेपर ऐसा है कि वो आपको हर जगह से टेस्ट कर रहा है कि आपको पूरा, जैसे जिससे कहते हैं ना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या कंपनी का CEO, तो आपको एक उस लेवल पे लेके जा रहा है कि आपको पूरा बिजनेस हर तरीके से रन करना आना चाहिए। अपनी बात हर लेवल पे, हर हिरार्की पे अपनी बात पहुंचाना आनी चाहिए। जैसे कि आपको प्रेजेंटेशन करनी आनी चाहिए,
आपको क्या कहते हैं इवेल्युएट करनी आनी चाहिए चीज़ें, आपको कम्युनिकेट करनी आई, तो आपको इस तरीके से पेपर तैयार कर रहे हैं कि एटलीस्ट आपको हर तरीके से बात करना आनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमने देख लिया कि भाई पेपर हमारे पास किस तरीके से आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक और हमारे पास आ रहा है, ये देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स है। ठीक है, ये आपको स्लाइड्स बनानी है यहाँ पे, तो आपको इतना समझ आना चाहिए कि अब हमें कि हर क्वेश्चन को अलग तरीके से अटैम्प्ट करना है और हर जगह अपने प्रोफेशनल मार्क्स यूज़ करने होंगे। अब पेपर को किस तरीके से हमें अटैम्प्ट करना है, पेपर को किस तरीके से अपना प्लान करना है। अब देखिए, हमें पता है कि हमारा पेपर जो है वो 4 आवर्स का है। ठीक है, 4 आवर्स का हमारा पेपर है, तो इन 4 आवर में से आपके पास जो पहला घंटा है उसमें कोशिश करना कि भाई आप सिर्फ रीडिंग करो। क्या करो? सिर्फ को सिर्फ रीडिंग करो। जो आपके पास ये आप जैसे कि स्लाइड्स है ना, ये एग्जिबिट्स है, एग्जिबिट 1 है, एग्जिबिट 2 है, हमारे पास एग्जिबिट 3 है, एग्जिबिट 4 है, एग्जिबिट 5 है और एग्जिबिट 6 है। तो इन 6 एग्जिबिट को कोशिश करनी है कि बगैर कोई क्वेश्चन को अटैम्प्ट किए सिर्फ इन 6 एग्जिबिट को रीड करें ड्यूरिंग दी 1 आवर, और इस दौरान आप अपने पॉइंट्स गैदर करें, अपने पॉइंट्स को गैदर करें और एक जगह पे आपको उसको पेस्ट करना होगा। कॉपी एंड पेस्ट में अभी आपको समझा दूंगा वो बात। तो आपको शुरू के 1 घंटे में अपनी रीडिंग करनी है और पॉइंट्स गैदर करने हैं। और पॉइंट्स गैदर करने से भी पहले मैं आपको रीडिंग करने से भी पहले एक और काम करना है 2 मिनट का, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो आपको ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर आपको रीडिंग करनी है और ड्यूरिंग द रेस्ट 3 आवर्स आपको अपना पेपर अटैम्प्ट करना है, मतलब आपको अपने आंसर्स लिखने हैं। तो हमारा 4 घंटे का ब्रेकअप किस तरह का कंप्लीट होगा कि आपको पहले आवर में रीडिंग करनी है और बाकी 3 आवर्स में आपको अपना पेपर अटैम्प्ट करना है, अपने आंसर्स लिखने हैं। तो अब देखिए पेपर देखें, अगर कोई भी एक बंदा भी जैसे पास पेपर की प्रैक्टिस करना नहीं शुरू की होगी, तो जब वो पेपर देखेंगे ना, सबसे पहले वो पेपर देख के ही घबरा जाएगा, क्योंकि ये पेपर ही इतना बड़ा है। तो मैं आपको इसलिए मैंने आपको समझाने से पहले वीडियो में शुरू से सबसे पहले बात बता दी कि आपको अपने आप को इस बात को रेडी करना होगा, इस बात के लिए कि 4 घंटे का पेपर है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपका पेपर पूरा ख़त्म ना हो, लेकिन ये ना हो कि आप इस बात से डरें। भले अगर पेपर ना भी कंप्लीट हो तो पेपर पास हो जाता है, इसका कोई मसला नहीं, लेकिन इस शर्त पे कि आपने पेपर सही किया हो और जो किया हो वो बिल्कुल अच्छे तरीके से किया हो। अच्छा, आप जो ड्यूरिंग दी फर्स्ट आवर आप रीडिंग कर रहे हैं, अब जब आप अपना पेपर शुरू करेंगे, 1 मिनट में आपको एक और चीज़ भी बता दूं इसके अंदर। ये जो अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म यूज़ किया हो तो आप, क्योंकि ये पेपर इस तरीके से नहीं आएगा, वो आपको हर पेपर के अंदर मतलब आपको हर स्लाइड नई खोलनी होगी और आपको एक तरीके से पूरी विंडो पे उसको छोटा छोटा करके सेट करना होगा, ताकि आप अपने आंसर्स भी लिख सकें और आंसर्स की रीडिंग कर सकें। तो जिन्होंने अभी तक पास पेपर प्रैक्टिस शुरू नहीं किए, तो कोशिश करना भाई, जो हमारा ACC का प्लेटफॉर्म है, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, वहाँ पे ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि ड्यूरिंग दी पेपर आप फिर घबरा जाएंगे देखें कि किस तरीके से पेपर आ गया है। तो कोशिश करना उसी पे ही प्रैक्टिस करो और उसी पे जितनी प्रैक्टिस करो, ताकि आपको सेट करना आ जाए कि एक ही विंडो पे हर स्लाइड किस तरीके से खोलनी है, कितनी खोलनी है, क्या साइज़ रखना है, किस तरीके से उसको अटैम्प्ट करना है। तो आप कोशिश करिएगा जो ACCA का प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है वो ही यूज़ करें अपनी प्रैक्टिस करते हुए, उसके अलावा आपको कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब पेपर आपको किस तरीके से करना है। अब जैसे कि आपके पास ये पेपर आ गया, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ना, अब मैं आपको अपना तरीका बता रहा हूँ जो मैं अपना पेपर अटैम्प्ट करते हुए प्रैक्टिस करते हुए फॉलो करता था। सबसे पहले ना आप ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा। क्या कर लिए कि सबसे पहले कुछ 1 मिनट के अंदर या 1.5 मिनट 2 मिनट के अंदर आपको ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पढ़नी है सुकून से, या तो 3 मिनट 4 मिनट जो आपको बेहतर लगे। लेकिन आपको क्या करना है, एक आपको ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि जो आपके पास केस आ रहा है वो किस चीज़ पे है, किस चीज़ पे बेस है। ये ना हो कि आपको कुछ पता ही ना हो।
तो आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप सबसे पहले जब पेपर खोलते साथ ही आपको सबसे पहले बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन करनी है। ठीक है, आपने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पढ़ ली, फिर आपको कोई अभी एग्जिबिट रीड नहीं करना है। क्या करना है आपको? कोई भी अभी अपना एग्जिबिट रीड नहीं करना है। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने जो क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चन को रीड करो। पहला क्वेश्चन रीड कर लो कि इसमें कौन से पॉइंट्स हमारे काम के हैं। क्वेश्चन 1B पढ़ लो, 1A पढ़ लिया, 1B पढ़ लिया, 2A पढ़ लिया, सारे क्वेश्चन है ना उनको पढ़ लो। फॉरम फटाफट अपने क्वेश्चन पढ़ लो और क्या करो, अपने क्वेश्चन को एक जगह पे अपना क्वेश्चन, अच्छा मैंने पास शायद लिखा नहीं, मैं आपको दूसरी जगह दिखा दूँगा। मैं ये एक मैंने अपना सैम्पल पास पेपर खोला हुआ है, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से किया था। अपने क्वेश्चंस को ना इस तरीके से एक जगह पे लिख लेना, मतलब जो की पॉइंट्स है ना कि हमें पहले क्वेश्चन में क्या मांग रहा है। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन किया था, उसके अंदर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप मांग रहा था, दूसरे के अंदर एडवांटेजेस मांग रहा था 2 टियर बोर्ड स्ट्रक्चर के, तीसरे में वो मिशन एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव मांग रहा था। तो अपने फॉरन क्वेश्चन में से ना की पॉइंट्स निकाल के ना एक जगह पे लिख लेना। क्या कर लेना, हर क्वेश्चन के की पॉइंट निकाल के एक जगह पे लिख लेना, ताकि जब आप अपना एग्जिबिट पढ़ रहे हो, जहाँ पे अपना एग्जिबिट पढ़ रहे हो, तो आपको अगर वो उस क्वेश्चन की बात मिले तो आप वो वाला पॉइंट उठा के उस क्वेश्चन पे लिख दें। क्या करें, आप सबसे पहले अपना क्वेश्चन पढ़ लें और उसका की पॉइंट निकालना है। जैसे कि क्वेश्चन 1 है हमारे पास, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एनालाइज द इन्वायरमेंट इन विच स्मार्टवेयर ऑपरेट्स एंड कंसिडर हाउ माइट इट इम्पैक्ट बिजनेस मॉडल, मिशन एंड स्ट्रेटेजिक गोल। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, एनालाइज करना है इन्वायरमेंट को जिसके अंदर स्मार्टवेयर ऑपरेट कर रहा है। तो हमारा की पॉइंट यहाँ पे क्या है, एनालाइज द इन्वायरमेंट इन विच स्मार्टवेयर ऑपरेट, ताकि हम अगर कोई भी हमें इन्वायरमेंट के रिलेटेड बात पता लगे। इन्वायरमेंट मतलब जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा हो उससे रिलेटेड, ये नहीं कि ऊपर का इन्वायरमेंट कि हमारा वेदर कैसे चल रहा है। जिस कंपनी और जिस इंडस्ट्री में स्मार्टवेयर ऑपरेट कर रहा है उसके रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी बात महसूस हो तो आप क्वेश्चन 1A करके वहाँ पे पॉइंट्स लिखते जाएगा अपने। उसी तरह जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, असेस द मेजर रिस्क प्रेजेंटेड बाय स्मार्टवेयर करंट बिजनेस मॉडल एंड सजेस्ट अप्रोप्रिएट मिटिगेटिंग एक्शन टू मैनेज दिस रिस्क। अब यहाँ पे हमें क्या की पॉइंट दिख रहा है कि हमें फाइंड करना है कि कौन से ऐसे रिस्क हैं स्मार्टवेयर के करंट बिजनेस मॉडल में। तो हमें एग्जिबिट पढ़ते हुए ही मेक श्योर करना है कि हमें अगर कोई रिस्क दिखें जो कि रिलेटेड टू इट्स करंट बिजनेस मॉडल है तो हम वो एक जगह गैदर कर लें, ताकि एक जगह गैदर हो जाएंगे। जब अपना आंसर लिख रहे हो तो फिर हम उसके से मिटिगेटिंग रिस्क बता सकें। ये ना हो कि आपको बार बार हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए बार बार वो क्या कहते हैं एग्जिबिट पढ़ने जा रहे हो फिर उसका आंसर लिख रहे हो, या आपने हर क्वेश्चन के लिए अलग एग्जिबिट पढ़ रहे हो। इस तरीके से नहीं, आप अपना की पॉइंट निकाल के रख लें और जब एग्जिबिट पढ़ रहे हो जहाँ जहाँ आपको दिख रहे हो यार ये वाला क्वेश्चन उससे रिलेटेड था तो हम उसको एक जगह उस पॉइंट को गैदर कर सकें। अच्छा, अब ये जैसे मैंने एक जगह लिख लिया था, ये जो आपके पास क्या कहते हैं, ये जहाँ भी आप अपने पॉइंट्स लिख रहे हो ना एक जगह पे, या तो कोई पेपर भी मिलता है आप लोगों को पेपर अटेम्प्ट करते हुए, कोई एक रफ पेपर मिलता है वहाँ पे लिख लो। ऐसी जगह पे लिखना कि आप अपना एग्जिबिट पढ़ते हुए बार बार क्वेश्चन पे नजर जा रही है। ये ना क्वेश्चन पढ़ लिया है आपने और एग्जिबिट इतना पढ़ रहे क्योंकि 6 पेजेस का एग्जिबिट है तो आप अपने क्वेश्चन जो आपने की पॉइंट निकाले थे वही भूल जाए। एक पेपर पे जो आपको रफ पेपर मिलता है उस पर पॉइंट लिख लेना, या ऐसी स्लाइड पे लिख लेना, एक क्या कहते हैं वर्ड पॉइंट की जो आपको स्लाइड मिलती है उस पर पेपर अटेम्प्ट करते हुए उस पर लिख लेना और वो साथ में सामने खुला रखना एग्जिबिट पढ़ते हुए, ताकि आपको वो पॉइंट्स बार बार वो क्वेश्चन आपको उसके की पॉइंट दिखते रहो, ताकि आप भूले ना कि वो क्वेश्चन मांग क्या रहा था, ताकि ये ना हो कि आपका टाइम ज़ाया हो। तो वो पॉइंट्स आपको दिख रहे हो एग्जिबिट पढ़ते हुए, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे सवाल है, अब जैसे मैंने आपको क्वेश्चन 1 बता दिया, क्वेश्चन 2 बता दिया, इस तरीके से पांचों सवाल बस फटाफट पढ़ लेना और उसके की पॉइंट इस तरीके से अपने पास लिख लेना, ताकि आपको एग्जिबिट पढ़ते हुए मुश्किल ना हो और जो पॉइंट आपको ज़रूरत हो वो आप जो मतलब क्या कहते हैं की पॉइंट से उससे रिलेटेड जो बात आपको मिलती जाए वो एक जगह गैदर करते जाना। अब जैसे कि ये क्वेश्चन था, अब इसमें क्या आता है एडवांटेजेस ऑफ 2 टियर बोर्ड स्ट्रक्चर। अब मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि मैं जब क्वेश्चन पढ़ रहा था तो मुझे कुछ एडवांटेजेस वो
एग्जिबिट बढ़ रहा था तो मुझे कुछ एडवांटेजेस दिखे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बोर्ड ऑफ ट्रस्टी विच इज ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द चैरिटी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ये वाली बात। अगर मुझे ये नहीं कि वही बात हो, अब मुझे लग रहा था कोई अगर एडवांटेज पॉसिबल है तो बस मैंने लिख दिया कॉपी पे। ये नहीं हो कि बस ये आंसर में जाएगा ही जाएगा। अगर आपको बाद में अपना प्लान करते हुए आंसर लिखते हुए लग रहा हो कि नहीं फजूल पॉइंट है तो उसको डिलीट कर दो। इसीलिए एक और पॉइंट जैसे इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द रिस्क टू विच द चैरिटी इज एक्सपोज थ्रू द रिस्क कमेटी। तो ये कुछ बेनिफिट्स होंगे उसके कि 2 टियर बोर्ड स्ट्रक्चर के। अब जैसे कि यहाँ पे कोई इवेल्युएट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कुड इम्पैक्ट टू द BCO स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। तो अगर कोई 2A के अंदर मैंने कोई बात लिखी हुई हो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में, अब देखो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या है, इनकम फ्रॉम लेगेसीज वॉज डाउन। ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है कि लोगों की इनकम गिर रही थी। मैनी पब्लिक फंडेड ग्रांट्स वर ग्रांट्स अवॉर्डिंग बॉडीज इन कॉर्पोरेट सपोर्ट ऑफ चैरिटी हैव रिलेक्टेडली हैड टू रिड्यूस देयर सपोर्ट। ये भी कोई एक्सटर्नल मूवमेंट वो क्या कहते हैं चेंजेस हुई है इकोनॉमी के अंदर के, जो ग्रांट देते थे अब उन्होंने रिड्यूस कर दिए देना। इसी तरह कोई मोर लेजिस्लेशन एक्सपेक्टेड इन कमिंग ईयर टू हार्ड सेल मार्केटिंग, कि लॉज एंड रेगुलेशन बढ़ रहे हैं इकोनॉमी के अंदर इन्वायरमेंट के अंदर कोई मार्केटिंग की कि हार्ड सेल मार्केटिंग टेक्टिक यूज़ ना हो, अवॉइड करे कंपनी अब इस तरीके की मार्केटिंग। तो इस तरीके से नई लेजिस्लेशन आ रही है। मोर लेजिस्लेशन कमिंग टू स्टॉप द हार्ड, अच्छा वही पॉइंट है। चैरिटीज हैव नो डाउट बिकम मोर एग्रेसिव इन ट्राइंग टू विन डोनर सपोर्ट रिजल्टिंग इन सम लोकल अथॉरिटीज बैनिंग स्ट्रीट डोनेशन। ये चेंजेस आई है इन्वायरमेंट के अंदर, मतलब उस इंडस्ट्री के अंदर के जो स्ट्रीट डोनेशन गैदर करने का तरीका था कि लोग सड़कों पे या क्या कहते हैं किसी भी जगह पे खड़े होके डोनेशन लिया करते थे और मजबूर करते थे कि आप डोनेशन लो इन चीज़ें से लोगों को, इस तरीके से मतलब हार्ड एग्रेसिव तरीका था डोनेशन लेने का। तो इस तरीके से चेंजेस आ रही हैं। तो ये सारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की चेंजेस आ रही थी और ये सारे पॉइंट मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट की, आंसर नहीं लिखा हुआ है। ये मैंने एग्जिबिट पढ़ते हुए जो मुझे लग रहा था यार पॉसिबल इसके अंदर ये वाला पॉइंट जा सकता है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर इवेल्युएट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर ये पॉसिबल है कि ये पॉइंट जा सकता है। तो मैंने वहाँ से कॉपी एंड पेस्ट करके लिख दिया। और जब 1 घंटा हो जाएगा इस तरीके से मैंने हर 1 से लेके 5 क्वेश्चन तक सब के की ऑब्जेक्टिव या की पॉइंट्स के मुताबिक अपने पॉइंट सारे गैदर कर लिए, अपने एग्जिबिट्स पढ़ लिए, फिर मैं अपना आंसर लिखने बैठूंगा। तो जब मैं अपना आंसर लिखने बैठूंगा अगर मुझे लग रहा है यार इसमें से कोई क्या कहते हैं पॉइंट फजूल है या इतना काम का नहीं है या इतना इफ़ेक्टिव नहीं है या इतना जैसे कि मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, तो फिर मैं वो पॉइंट डिलीट कर दूंगा। मतलब ज़रूरी नहीं कि सारे पॉइंट जो मैंने लिखे थे वही आना चाहिए, क्योंकि आपको अपना आंसर के हिसाब से लिखने के, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट लिखने। अब जैसे कि ये क्या कहते हैं 19 मार्क का क्वेश्चन था, अब ये मैंने प्रोफेशनल मार्क्स इंक्लूड करके लिखा हुआ होगा। तो समझे हमें इसके अंदर मैं कहता हूँ 10 हमें समझे 10 पॉइंट लिखने। तो मैंने यहाँ पे कितनी बातें लिखी होंगी अब मैं ये देखूँगा। अब जैसे कि मैंने 10 पॉइंट है तो मैंने यहाँ पे कितनी बातें लिखी हुई हैं, 1 लिखी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 13 में से मैं देखूँगा यार मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी बातें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हो सकते हैं, फिर मैं वो लिखूँगा। फिर मैं से वो लिखूँगा, जो बाकी मुझे लग रहे फजूल पॉइंट हैं उनको फिर मैं डिलीट कर दूँगा। तो इस तरीके से आपको मैंने समझा दिया कि इस तरीके के आपको अपना 1 घंटे जो आप अपना एग्जिबिट रीड कर रहे होंगे, सबसे पहले आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पढ़नी है। सबसे पहले आपको अपनी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, फिर आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं फटाफट और उसके पॉइंट्स एक जगह पे गैदर करने हैं, ठीक है। और फिर आपको अपना रीडिंग करनी है किस चीज़ की, अपने एग्जिबिट्स की और रिलेटेड पॉइंट्स को गैदर करना है जो कि इन क्वेश्चन से रिलेट हो। तो मैं क्या करता था, अब जैसे मैंने नंबर वाइज ना, अब मैंने ये क्वेश्चंस पढ़ लिए और मैं जब एग्जिबिट पढ़ रहा हूँगा तो मैंने देखा यार 1A का पॉइंट था तो मैंने 1A लिख के से पॉइंट लिख दिए। 2A का अगर मुझे लगे कोई 2A का पोर्शन है, 2A का पॉइंट से मैंने यहाँ पे आके लिख दिया कि 2A के अंदर ये शायद फॉल कर रहे तो मैंने यहाँ लिख दिए। तो मैं अगर कोई 2B का सवाल है, 2B के पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख दिए। कोई 4 का मिल गया मुझे तो मैंने 4 के पॉइंट्स यहाँ लिख दिए। ये अभी रीडिंग करते हुए मैं अपना काम कर रहा हूँ। अभी ये कोई मैंने प्लान नहीं किया, अपना आंसर नहीं लिख रहा, सिर्फ अपनी बातें यहाँ पे लिख दी हैं। और फिर जब अपना मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा फिर उसको मैं सेट करूँगा,
फिर मैं अब जो पॉइंट्स होंगे उसको लिखूंगा, उसको थोड़ा सा अपनी वर्ड्स में चेंजेस करूंगा, अपने पॉइंट्स मज़ीद आगे अपनी बातें ऐड करूंगा। तो इस तरीके से आपको ड्यूरिंग दी 1 आवर चीज़ें करनी होगी। अब जैसे कि अभी हमारे पास ये सारा पूरा जो मैं आपको दिखाया था स्मार्ट वेयर, तो स्मार्ट वेयर का सवाल था। सबसे पहले क्या था भाई, इसमें ब्रीफिंग नोट थे। मैंने आपको बता दिया कि पेपर किस तरीके से रीड करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने अपनी पास पेपर की प्रैक्टिस किस तरह करता था। अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिपेयर अ ब्रीफिंग पेपर टू बी प्रेजेंटेड एट द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, एनालाइज द एनवायरनमेंट इन विच स्मार्टवेयर ऑपरेट्स एंड कंसिडर हाउ दिस माइट इम्पैक्ट इट बिजनेस मॉडल मिशन एंड स्ट्रेटेजिक गोल। अब मैं आपको अपना पेपर दिखाता हूँ कि जो मैं अपनी प्रैक्टिस करता था वो किस तरीके से लिखा हुआ है। अब आपको इन्वायरमेंट अगर आपने पढ़ा है तो आपको इन्वायरमेंट से क्या बात लिंक होगी। अगर आपने पूरा अपने SBL का सिलेबस पढ़ा है तो हमारे पास एक पेस्टल मॉडल था। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको हर मॉडल फॉलो करना हो, जब मॉडल लिखना हो कि मैं पेस्टल मॉडल लिख रहा हूँ और इसके अंदर ये बातें होती है, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने इन्वायरमेंट सोचा, आपके दिमाग में आया यार इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक पेस्टल मॉडल पढ़ा था। उस पेस्टल मॉडल के अंदर पॉलिटिकल थी, इकोनॉमिक थी, सोशल थी, टेक्नोलॉजिकल थी, इकोलॉजिकल थी, लीगल एंड लॉस की बातें थी। तो आपने सिर्फ अपनी हेडिंग इस तरीके से दे दी। अच्छा, हमें क्या है इसमें प्रोफेशनल मार्क्स के था, हमारे पास ब्रीफिंग पेपर बनाना है। तो हम ब्रीफिंग पेपर मैंने यहाँ पे लिख दी सबसे पहले अपनी हेडिंग ब्रीफिंग पेपर की। क्या लिख दी मैंने सबसे पहले अपनी ब्रीफिंग पेपर की हेडिंग लिख दी और यहाँ पे बीच में ब्रीफिंग पेपर लिख दिया। ब्रीफिंग पेपर का ये मैंने फॉर्मेट फॉलो कर लिया। अपना सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट मैं क्या कर सकता हूँ अपने क्वेश्चन में से ही उठा सकता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन था मेरा क्या था, एनालाइज द एनवायरनमेंट in which the smartware operates and consider how might this impact its business model, mission and strategic goal। तो मैंने इसी से ही अपना फॉर्मेट बना लिया कि environment in which smartware operate and major risk presented by smartware current business। तो आपको क्वेश्चन से ही अपना सब्जेक्ट मिल जाएगा। और बाकी ये जो लाइन है ये आपको शायद हर जगह ही फॉलो हो सकती है कि दिस ब्रीफिंग पेपर एनालाइज द एनवायरनमेंट इन विच स्मार्टवेयर ऑपरेट एंड कंसिडर हाउ दिस माइट इम्पैक्ट बिजनेस मॉडल मिशन स्ट्रेटेजिक गोल एंड असेस द मेजर रिस्क प्रेजेंटेड बाय। एक तरीके से मैंने अपना रिफ्रेश करके वापसी क्वेश्चन ही लिख दिया कि ये वाला ब्रीफिंग पेपर किस बारे में बात कर रहा है। तो ये वाला ब्रीफिंग पेपर इस क्वेश्चन की बातें कर रहा है कि ये दिस ब्रीफिंग पेपर एनालाइज द एनवायरनमेंट इन विच स्मार्टवेयर ऑपरेट्स एंड कंसिडर हाउ दिस माइट इम्पैक्ट बिजनेस मॉडल। तो मैंने उसको उसी बातों में वापसी लिख दिया। अब पेपर पढ़ते हुए मैंने अपनी कुछ बातें लिखी होंगी। अब जैसे कि मैंने आपको पता ना एक मेरे दिमाग में पेस्टल मॉडल आ गया, तो मैंने हेडिंग डाल दी यार ये पॉइंट जो मैंने पढ़ा था जब अपना मैं एग्जिबिट पढ़ा था, मुझे ये पॉइंट मैंने सबसे पहले ना पॉइंट्स गैदर कर लिए होंगे यहाँ पे। ठीक है, मैंने ये सारे पहले ना पॉइंट्स अपने यहाँ पर लिख दिए होंगे। और जब मैं अपना पॉइंट लिख रहा था मतलब अब जब मैं अपना 3 आवर पे 3rd आवर पे मतलब वो अब क्या कहते हैं प्रैक्टिस वो राइटिंग आवर पे आया, मतलब 1 घंटा गुजरने के बाद, तो मैंने जब ये क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे लगा यार ये पॉलिटिकल से रिलेट कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे पॉलिटिकल की हेडिंग डाल दी। तो ये जो पॉइंट था, दिस कंट्री नोरिया इन विच स्मार्टवेयर इज ऑपरेटिंग इज एक्सपीरियंस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बिकॉज ऑफ इट्स कोएलिशन गवर्नमेंट। अब यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक क्या चीज़ की, ये मैंने जो पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैंने एग्जिबिट से कॉपी कर लिया। क्या किया, सिर्फ और सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट किया, इसके अलावा मैंने कोई बात नहीं की। जो पेपर अगर कोई ये बंदा स्मार्टवेयर का पास पेपर कर रहा हो तो वो मेरी बात से एग्री करेगा। ये मैंने पूरी लाइन एग्जिबिट से उठाई हुई है, इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं की है। ठीक है, तो मैंने ये अपनी बात यहाँ से लेके यहाँ तक डाल दी। अब देखो पेपर जब कर रहे हो तो भाई अपनी बात भी इसके अंदर बतानी है, अपनी वर्डिंग अपनी एक्सप्लेनेशन भी बतानी है। यहाँ पे देखो पहला हमारे पास क्या था, इवैल्यूएशन, इसके लिए तो समझे एनालाइज, यहाँ पे एनालाइज करना है अब हमें। तो भाई आपको एग्जामिनर कॉपी पेस्ट के आंसर और कॉपी पेस्ट के मार्क्स नहीं देगा। आप क्या बोलते हो, आपकी क्या थॉट है इस पॉइंट से रिलेटेड वो बताओ तो आपको मार्क्स मिलेगा। सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट से मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0 दे देगा सीधा। तो यहाँ पे क्या था भाई, मैंने पढ़ के लिखा यार, मैंने एग्जिबिट पढ़ते हुए देखा कि भाई ये स्मार्टवेयर की कोई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चल रही थी। तो इसकी वजह से बिजनेस मॉडल, स्मार्टवेयर के बिजनेस मॉडल पे, स्मार्टवेयर के मिशन पे, स्मार्टवेयर के स्ट्रेटेजिक गोल पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है। तो फिर मैंने बताया दिस इज अनफेवरेबल फॉर द स्मार्टवेयर बिकॉज एनी इन्वेस्टमेंट दैट दे माइट मेड बिकम इनइफेक्टिव इन फ्यूचर ड्यू टू चेंज इन पॉलिसीज। अगर कोई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है आगे, आज कौन सी
गवर्नमेंट क्या कहते हैं, गवर्नमेंट रूल कर रही है, कहीं कल कोई और गवर्नमेंट रूल करने आ जाए, उन्होंने कुछ पॉलिसीज चेंज कर दी, तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर कोई स्मार्टवेयर ने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो इनइफेक्टिव हो जाएगी, क्योंकि ये पॉलिसीज पॉसिबली चेंज हो जाए। तो इसकी वजह से क्या होगा, दिस मीन दैट देयर गोल of continued investment in all of our core market that continue to offer significant growth opportunity to satisfy the needs and demand for low cost product and services of all customer will not be achieved। ये जो बात है ये मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ कि ये मैंने वापसी कॉपी एंड पेस्ट की हुई थी, सिर्फ मैंने इस बात को इससे लिंक किया है कि अगर ये इनका ऑब्जेक्टिव है, भाई ये ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना कि आपको दिखेंगे, देखो मैं बल्कि दिखा भी देता हूँ, शायद अभी मैं आपको एग्जिबिट से दिखा भी देता हूँ कि इनके ऑब्जेक्टिव्स कहीं लिखे हुए होंगे। ये देखो यहाँ पे इनका ये मिशन है, कोई स्ट्रेटेजिक गोल है, कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट इन कोल मार्केट दैट कंटिन्यू टू ऑफर सिग्निफिकेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी टू सेटिस्फाई द नीड एंड डिमांड फॉर लो। ये देखो ये पूरा ये रहा पॉइंट। तो अब देखो, अब ये इनके गोल्स थे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा हुआ था कि अगर कोई चेंजेस हो रही है एनवायरनमेंट के, देखो एनालाइज द एनवायरनमेंट, तो इसकी वजह से उनके बिजनेस मॉडल पे, उनके मिशन पे और उनके स्ट्रेटेजिक गोल पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो यहाँ पे देखो साफ अल्फाजों में इनके स्ट्रेटेजिक गोल्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो मैंने जब ये स्ट्रेटेजिक गोल अपनी, क्योंकि मैंने पढ़ लिया होगा यार, ये क्वेश्चन अपना रीड करते हुए मैंने ये बात नोट कर ली होगी कि ये क्वेश्चन इससे रिलेट कर रहा है अपना, मतलब ये शुरू के अंदर जब क्वेश्चन रीड करूँगा, एनालाइज द एनवायरनमेंट इन विच स्मार्टवेयर ऑपरेट्स एंड कंसिडर हाउ इट्स माइट इम्पैक्ट बिजनेस मॉडल मिशन। तो मैंने या तो आप पूरा क्वेश्चन भी कॉपी कर सकते हैं एक जगह पे फ़ौरन, ताकि आपको उसमें अब की पॉइंट्स देखने की ज़रूरत ना पड़े, कि की पॉइंट्स ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। एक मिनट, तो आप ये पूरा क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। मुझे देखा ना कहीं गोल्स की बातें थी, कहीं मिशन की बातें थी, मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया होगा। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दिया कि गोल की बातें हो रही है, मिशन की बातें हो रही है। तो फिर मैंने जब अपना आंसर लिखना शुरू किया तो मैंने इस बात को लिंक कर दिया कि अगर वो इन्वेस्टमेंट, अगर कोई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होगी, पॉलिसीज चेंज हो गई, तो उसकी वजह से इनकी जो इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर की वो इनइफेक्टिव होगी, और अगर फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट इनइफेक्टिव हो गई तो इसकी वजह से क्या होगा, इनका गोल अचीव नहीं होगा। कौन सा गोल, कि इनको लो कॉस्ट प्रोडक्ट बनाने हैं, या किस तरीके से क्या कहते हैं फुलफिल करनी है डिमांड्स एंड नीड्स लोगों की, तो वो फिर इस तरीके से फुलफिल नहीं होगी और उनका गोल फिर अचीव नहीं होगा। इसी तरह अब इकोनॉमिकल की कोई मुझे लगा बात ही, तो मैंने इकोनॉमिकल की हेडिंग डाल दी। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नूरिया इज अ हाई डेवलपमेंट नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्री विच इज़ करंटली इन द मिडिल ऑफ डीप इकोनॉमिक रिसेशन। अच्छा, अब ये पूरा पॉइंट मैंने यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर लिया एग्जिबिट से, ठीक है। क्या किया, कॉपी एंड पेस्ट कर लिया। नूरिया इज़ अ हाई डेवलपमेंट, एक मिनट, ये हाई डेवलप कंट्री है, लेकिन अभी ये रिसेशन के अंदर है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इस वजह से क्या होगा, इसके बिजनेस मॉडल पे, इसके गोल्स पे, इसके मिशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर इकोनॉमी रिसेशन में, इसकी वजह से लोगों के पास इनकम नहीं होगी, तो वो शायद अचीव ना कर सके अपने गोल। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस सीम टू बी फेवरेबल फॉर स्मार्टवेयर, इट इज़ बिकॉज स्मार्टवेयर इज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है ऑलवेज भी। अच्छा, अब देखो, अब ये मुझे क्योंकि याद नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे जो स्मार्टवेयर था उनका एक स्ट्रेटजी थी कि वो लो प्राइस बिजनेस मॉडल है। मतलब क्या है, लो प्राइस बिजनेस मॉडल है, मतलब कि वो जो क्या कहते हैं लो प्राइस चीज़ें हैं, या जो कंज्यूमर्स होते हैं जो कि लो प्राइस पे प्रोडक्ट्स पे जाते हैं, ये उनको टारगेट करता है। तो अगर कंट्री कोई जो हाईली डेवलप कंट्री और वो रिसेशन में आ जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पहले अमीर हुआ करते थे अब उनके पास उनकी स्पेंडिंग पावर कम हो जाएगी, तो अब वो लो प्राइस प्रोडक्ट की तरफ मूव होंगे। तो ये एक तरीके से फेवरेबल हो जाएगा स्मार्टवेयर के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी लो प्राइस प्रोडक्ट में डील करते हैं और उनकी स्ट्रेटजी है कि वो लो प्राइस प्रोडक्ट को मार्केट करें और वो वाले लो प्राइस प्रोडक्ट के कंज्यूमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करें।
तो अब अगर कंट्री रिसेशन में आ गई है तो ये स्मार्टवेयर के लिए फेवरेबल हो जाएगा, क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी है कि वो लो कॉस्ट प्राइस बिजनेस मॉडल पे ऑपरेट करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, हैंस ड्यूरिंग द रिसेंट इकोनॉमिक डाउनटर्न इन नोरिया it has been able to profit from the growing number of price sensitive consumers who have switched from the high end of clothing retail market to budget retailer like smartwear। तो अब आपको बताना है कि देखो ये अब आपने बता दिया ना कि फेवरेबल है, तो इस फेवरेबल होने की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा स्मार्टवेयर पे, तो आपने बता दिया क्योंकि रिसेशन हुई तो इसकी वजह से जो लोगों की स्पेंडिंग पावर थी वो कम हुई और जो प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर थे वो स्मार्टवेयर के पास अट्रैक्ट हो गए, जिसकी वजह से स्मार्टवेयर के प्रॉफिट बढ़ गए हैं, प्रॉफिट फ्रॉम द ग्रोइंग नंबर ऑफ प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर। तो इस तरीके से आपको अपना आंसर देखो कॉपी एंड पेस्ट, और ये मैं आपको बता दूं ये भी मैंने कॉपी एंड पेस्ट किया हुआ है। आप ढूंढेंगे जो पढ़ रहा होगा पास पेपर कर रहा होगा इस बात से एग्री कर देगा कि मैंने ये चीज़ भी कॉपी एंड पेस्ट की हुई है, सिर्फ मैंने अपने आंसर को लिखते हुए लिंक कर दी। तो ये भाई देखो एग्जामिनर ये चीज़ चेक करेगा कि आपको समझ आ रहा है कि सिनेरियो क्या है, केस क्या है और ये बिजनेस के लिए कैसे फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। तो आपको ये दिखाना होगा, समझाना होगा, अपने आप को भाई शो करना है कि हाँ यार जो मैंने केस पढ़ा है मुझे समझ आई है और मैं इस बात को लिंक कर सकता हूँ, तो आपको ये दिखाना होगा। ठीक है मेरे भाइयों, तो इस तरीके से मैं अपना आंसर लिखता हूँ, मतलब लिखता था और इस तरीके से मैं अपने पेपर की प्रैक्टिस करता था। अब जैसे कि मैंने क्वेश्चन 1 आपको दिखा दिया, ये इस तरीके से मैंने किया हुआ था। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, assess the major risk from the current business model and suggest the appropriate mitigating action। अब मैं जब अपना रीडिंग कर रहा था तो मैंने कुछ रिस्क देख लिए कि भाई कौन कौन से पॉसिबल रिस्क थे। मैंने देखा कि भाई एक कोई स्ट्रेटेजिक रिस्क था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई मैंने देखा लिक्विडिटी रिस्क है, कोई कॉम्पिटिटिव रिस्क है, तो मैंने सारे रिस्क अपनी जगह पे लिख लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखें यह बात पढ़े। वन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैज सजेस्टेड दैट द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द कंपनी इज कम्प्लीटली रॉन्ग एंड दे हैव बिकम आउट ऑफ टच विद इट्स कोर कस्टमर। तो ये इनका एक रिस्क है कि भाई इनका कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है जिन्होंने इनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है कि वो कह रहा है, सजेस्ट कर रहा है कि जो कंपनी की डायरेक्शन है ना वो अपनी कोर, जो उनका कोर कस्टमर थे ना उनसे दूर जा रहा है, जो उनका मेन गोल था या मेन कस्टमर थे उनसे आउट ऑफ डायरेक्शन जा रहा है। तो ये एक तरीके से स्ट्रेटेजिक रिस्क है। क्यों रिस्क है कि भाई अगर अपने कोर कस्टमर से ही दूर हो रहे हैं तो इन दी एंड अब क्या होगा कि भाई वो आप बिल्कुल अपने आउट ऑफ कस्टमर से बिल्कुल दूर हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप अपने लॉस ऑफ कस्टमर हो जाएंगे, रेवेन्यू कम हो जाएगा और इन दी एंड शायद आप सॉल्वेंसी या लिक्विडिटी क्राइसिस में भी पॉसिबली चले जाए। अब देखो, अब मैं यहाँ पे ये कॉपी एंड पेस्ट है, ये मैंने सीधी सीधी बात एग्जिबिट से कॉपी एंड पेस्ट कर दी। अब मैं बताऊंगा ये कि रिस्क किस तरीके से है। अब मैंने ये तो सिर्फ बात बता दी ना, ये तो पॉइंट है। अब मैं बता दूंगा ये स्ट्रेटेजिक रिस्क है कैसे स्मार्टवेयर के लिए। तो फिर मैंने इधर अपनी ओन लैंग्वेज में लिखा कि दिस क्रिएट्स अ ह्यूज रिस्क एज आर स्ट्रेटजीज आर नॉट इफेक्टिव विच मीन्स आर रिसोर्सेज आर नॉट बीइंग एफिशिएंट। हमारी जो स्ट्रेटजीज है वो सही नहीं है, जिसकी वजह से जो हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे होंगे वो इफेक्टिवली या एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रही होंगी। फर्दर आउट ऑफ टच विद कस्टमर मीन आर रेवेन्यू विल फर्दर फॉल विच विल रिड्यूस आर प्रॉफिटेबिलिटी एंड माइट लीड टू गोइंग कंसर्न इन दी लॉन्ग रन। वही बात लिख दी मैंने। अब इसका मिटिगेटिंग एक्शन क्या हो सकता है? तो इसका मिटिगेटिंग एक्शन क्या हो सकता है कि भाई स्मार्टवेयर को चाहिए कि वो अपनी कोर क्या कहते हैं करंट पोजीशन जो है उस पर लुक ओवर करे, क्या चीज़ें जो कि वो फॉलो नहीं कर रहे, क्या डायरेक्शन उनको अब चेंज करनी चाहिए और किस चीज़ पे उनको लुक ओवर करना चाहिए, ये एक मिटिगेटिंग एक्शन है। इसी तरह या तो आप क्या कहते हैं कोई CRM ले आए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ले आए अपने कंपनी के अंदर, ताकि आप देख सके यार कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है, उनसे रिलेशनशिप मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अब यहाँ पे आप ये देखें पॉइंट, Smartware should review their current position in this changing environment and should assess new strategic option and revise their strategies। तो आपको सिर्फ रिफ्रेश करना है कि अगर वो स्ट्रेटेजिक आउट ऑफ डायरेक्शन थे तो अपने आप को लुक ओवर करे और नए स्ट्रेटेजिक ऑप्शन लेके आए और नई स्ट्रेटेजीज लेके आए। इसी तरह एक और पॉइंट, ऑल्सो दे शुड अडॉप्ट द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू कनेक्ट विद देम एंड सेटिस्फाई देयर नीड्स। तो भाई
रिस्क के अंदर आपने ढूंढ लिया और बता दिया कि भाई ये रिस्क किस तरीके से है कंपनी के लिए और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और सिमिलरली इसको रीफ्रेश करके आपने एक मिटिगेटिंग एक्शन बना दिया। तो इस तरीके से मैंने अपना 1B पूरा कर लिया था। अब दूसरा हमारे पास क्वेश्चन आ रहा था रिपोर्ट से रिलेटेड, तो फिर मैंने वही अपना रिपोर्ट का फॉर्मेट किया, उसी तरह से मैंने सब्जेक्ट किया। अच्छा अब ये देख लें, मैं इन चीज़ को डार्क रखता हूँ, हेडिंग्स वगैरह को, सब्जेक्ट वगैरह को, और बाकी अपनी नॉर्मल पे उसके अंदर आ रहा होता है। जैसे अब मैंने अगर कोई की पॉइंट लिख दिया इंट्रोडक्शन, उसको हेड वो क्या कहते हैं अंडरलाइन भी कर दिया, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बातें आ गई, इन्फ्लेशन रेट आ गया, इस तरीके से मैंने चीज़ों को अपना क्या कहते हैं डिज़ाइन किया हुआ है, या इसको क्या कहते हैं फॉर्मेट एक अच्छा सा फॉलो किया हुआ है कि सामने वाले पढ़ने वाले को भी मज़ा आए, इसको दिखे यार। ये ना हो कि आपने पॉलिटिकल भी साथ लिख दिया है, पॉपुलेशन भी एक ज्वाइन करके लिख दिया है, बस मिक्स कर दिया है, खिचपिच हो रही है। ये ना हो कि भाई सामने वाले को भी पढ़ने में मज़ा आए, ताकि वो भी आपको खुल के मार्क्स दे रहा हो। तो इस तरीके से अपने आप को, अपने आंसर को क्लैरिटी से लिखें, अपने पूरे पेपर को अच्छी तरीके से डिज़ाइन करें, ताकि सामने वाले को पढ़ने में मज़ा आ रहा हो। तो अब आपको इस बात से समझ आ जाए कि भाई मैंने जितने भी ये क्वेश्चंस किए हुए हैं, अब ये देखें मैंने यहाँ पे तमीज़ से थैंकिंग यू लिखा हुआ है, जो आपका क्या कहते हैं वो था रोल था इस क्वेश्चन में, वो लिख दिया है मैंने। तो एक तरीके से क्लैरिटी हो जाए, एक तरीके से फॉर्मेट फॉलो हो जाए, एक तरीके से अच्छी सी प्रेजेंटेशन हो जाए, ताकि पढ़ने वाले को भी मज़ा आए और मार्क्स देने में भी इसको सुकून आए। तो अब ये देखिए मेमो फॉर्मेट है, यहाँ पे वीकनेस मैंने एक वो बना दिया, क्या कहते हैं इसको क्या बोलते हैं, मैं भूल गया यार, कॉलम बना दिए मैंने अलग अलग। अब कोई वीकनेस है तो उसकी रिकमेंडेशन बता दी। इस तरीके से मैं अपना पूरा आंसर यहाँ पे जैसे कि ये मैंने पूरा कॉपी एंड पेस्ट किया हुआ है, ये कॉपी एंड पेस्ट किया हुआ है, ये कॉपी एंड पेस्ट किया हुआ है, ये मेरी अपनी वर्डिंग है, ये मेरी अपनी वर्डिंग है, ये मेरी अपनी वर्डिंग है। तो आपको अब इतना समझ आना चाहिए कि भाई आपको अपना रीडिंग करते हुए पॉइंट्स को गैदर करना है, वो लिखते जाना है ड्यूरिंग दी 1 आवर। जब अपना आप 3 आवर्स पे आए तो आपको उस तरीके उसको रिफ्रेश करना है, या रिफ्रेश नहीं तो उस तरीके से लिख के अपनी वर्डिंग में उसको एक्सप्लेन करना है कि इस पे इम्पैक्ट क्या हो सकता है बिजनेस पे, या इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अपनी वर्डिंग ऐड करना लाजिम है, फ़र्ज है। और क्या होता है यार इंग्लिश के अंदर ओबे होता है कि भाई आपको ओबे करना है, ये ज़रूरी है, आप पे कंपलसरी है कि अपनी वर्डिंग लिखनी है, वरना आपको ये दिख रहे होंगे अपने पेपर के अंदर अंडे अंडे अंडे। ठीक है, ये मेरा फॉर्मेट है, इस पर मुझे प्रोफेशनल मार्क्स मिल रहे होंगे, और जो भी आंसर है इसके अंदर कोई अगर एनालिसिस स्किल है या स्केप्टिज्म स्किल है उससे भी मुझे आंसर मिल जाएंगे। तो आपको अब इतना समझ आया, एक अंदाज़ा मैंने आपको दे दिया है कि मैं अपना पेपर किस तरीके से करता था, वो किस तरीके से दिखता था। अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर कभी आपको देखना हो कि भाई आपका पेपर किस तरीके से दिख रहा है, तो एक अच्छा लुक आना चाहिए भाई उस पेपर का, ताकि बंदे को दिखे यार क्या किया है उस बंदे ने पेपर। ये क्या आ रहा है भाई, अच्छा बल्कि मैं आपको छोटी सी स्क्रीन करके दिखाता हूँ। ये तो इतना गंदा हो गया वैसे ही। अच्छा खैर अभी मैं इतना टाइम ज़ाया नहीं करूँगा इस पर। अब देखें मेरा ये आपको दिख रहा होगा कि मैं अपना पेपर किस तरीके से साफ़ सुथराई से दिखाता था, ताकि बंदे को दिखे यार पेपर किया हुआ है बंदे ने। अब मेरा क्वेश्चन 1A मैंने नंबर्स लिखे हुए क्वेश्चन के, ताकि दिखे बंदे को यार कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है। 1A है, ये 1B है, ये 2A आ रहा है मेरे पास, फिर 2B आ गया, ये एक क्वेश्चन ख़त्म हो गया 1 मेरा, और 1 ख़त्म हो गया और 2 ख़त्म हो गया ना। हाँ यहाँ पे 1A, क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से, 1A और 1B एक ही, इसके अंदर शायद प्रोफेशनल मार्क्स फॉलो हो रहे होंगे। हाँ ठीक है, इसके अंदर एक ही मार्क्स फॉलो हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इसी तरह मेरा क्वेश्चन 3 आया, क्वेश्चन 4 आया, 4B, फिर 5 आया। तो एक तरीके से चीज़ें लिखी हुई हैं, सही है। अब इसी तरह शायद प्रेजेंटेशन स्किल्स थी। अच्छा ये
आपके पास एक अलग से वो प्रेजेंटेशन स्लाइड्स होती है उसके अंदर लिखी हुई थी, क्योंकि मैंने अपने लिए लिखा हुआ था, अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन इसकी स्लाइड्स हैं तो स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3 तरह करके मैंने लिखा हुआ था। तो अब आपको एक अंदाज़ा मिल गया है। अगर किसी को ये पास पेपर मेरा चाहिए हो, जो मैंने आंसर लिखा हुआ है अपनी अपनी क्या कहते हैं मैच करने के लिए, यार मैं इस तरीके से आंसर लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा, तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको ये अपना आंसर भी सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ तक मैंने ये बात समझा दी कि आपको अपना आंसर किस तरीके से लिखना है। अच्छा, अब कुछ लोग पूछते हैं यार पास पेपर के अंदर तो इतने बड़े आंसर लिखे हुए होते हैं, एग्जामिनर आंसर तो अजीब ही लिखे हुए हैं, उसके अंदर पता नहीं समझ ही नहीं आता क्या बातें लिखी हुई हैं। तो देखो, एग्जामिनर आंसर, जो हमारे पास एग्जामिनर आंसर है, क्या है, एग्जामिनर आंसर है, वो बेंचमार्क नहीं है। वो याद रखना, बेंचमार्क नहीं है, वो एक अल्टीमेट आंसर है, वो एक 100% आंसर है। वो एक बंदा नहीं लिखता, आपका एग्जामिनर जो आंसर होता है ना, क्वेश्चन 1A के अंदर भी 2 पार्ट्स है। 1A कोई अलग एग्जामिनर लिख रहा होता है, जो चेकिंग वो जो इसने जब क्वेश्चन डिज़ाइन करते हैं उसके आंसर रीडर को अपने पास लिख रहे होते हैं, तो 1B अलग लिख रहा होता है बंदा, 2A अलग लिख रहा है, 2B अलग लिख रहा है, 4 अलग लिख रहा है बंदा, 5 अलग लिख रहा है। तो भाई वो हर बंदा एक अलग आंसर लिख रहा होता है, और ये जो आंसर लिख रहे होते हैं कितने दिनों के अंदर, कितने टाइम में लिख रहे होते हैं, कोई विद इन द 1 डे और 4 घंटे के अंदर आंसर नहीं लिख रहे होते हैं। तो ये आपको मेक श्योर करना है कि एग्जामिनर आंसर हमारे लिए बेंचमार्क नहीं है। एग्जामिनर आंसर अगर आपको नहीं भी पढ़ना ना तो नहीं पढ़ो। देखो, एग्जामिनर आंसर ज़रूरी भी नहीं है पढ़ना, उससे बंदा घबरा जाता है यार कि इतनी चीज़ें लिख रहा है, पता नहीं क्या लिख रहा है, कौन सी नॉलेज कहाँ से कौन सी बुक से लेके आया है, तो उससे बंदा और घबरा रहा होता है। तो आपको वो फॉलो नहीं करना। लेकिन मुझे मेरे अंदर कोई कीड़ा काट रहा था, मैं सीधी बात बता रहा हूँ, मैंने ना एग्जामिनर आंसर ना पढ़ लिया करता था, सिर्फ पढ़ता था, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था घंटा के भाई वो क्या लिख रहा है, मुझे ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता था वो क्या लिख रहा है। मैं सिर्फ देखता था यार ये हर आंसर के अंदर ना क्या चीज़ लिख रहा है। जब क्वेश्चन ये वाला पूछते तो उसके अंदर क्या क्या बातें लिख देता है, कोई दूसरा क्वेश्चन लिख रहा होता है तो क्या क्या बातें करते हैं। तो इस तरीके से ना मैंने 5-6 पास पेपर के मैं आंसर्स ना मैं पढ़ लिए, फिर मैंने 2-3 पास पेपर और देख लिए पुराने, उसके आंसर देख लिए कि भाई वो किस तरीके से लिख रहा है। इसके बाद फिर मैंने ना अपने पास ना एक नोट बना लिए थे, अपने नोट्स बना लिए थे कि भाई अगर कोई क्वेश्चन आता है जैसे कि वर्किंग इन दी न्यू क्या कहते हैं न्यू कंट्री प्रॉब्लम में क्या हो सकता है, अगर कोई हम नई कंट्री में जा रहे हैं उसके अंदर ऑपरेट करने में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कि हमें कहीं शायद कोई नया सप्लायर ढूंढना पड़े, उसमें पॉसिबल है क्वालिटी इशू हो, डिलीवरी इशू हो, हमारी नीड्स फुलफ़िल ना हो सके, न्यू लेबर होंगे तो वो हमारे इफ़ेक्टिवली काम ना कर रहे हो, कल्चर का डिफरेंस आ सकता है, लीगल इशूज़ हो सकते हैं, लॉज का इशू हो सकता है, रिसोर्सेज पॉसिबल है ना हो या हो भी तो महंगी हो। इस तरीके से जब मैंने अलग अलग आंसर्स पढ़े और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था तो मैंने उसके अलग अलग आंसर से गैदर कर लिए कि पॉइंट यार अगर मेरे पास अगर कभी कोई क्वेश्चन आया इससे रिलेटेड तो मैं पॉसिबल है कि ये आंसर्स अपने पास लिख सकता हूँ, इससे रिलेटेड अपने पॉइंट्स ढूंढ सकता हूँ। इसी तरह प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने पेपर प्रैक्टिस करते हुए, अपनी क्या कहते हैं SBL की थ्योरी पढ़ते हुए, तो ये मैंने सारी चीज़ें अपने पास लिख दी अपने पास। ये मैंने सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये मैंने सब चीज़ें ना आंसर्स में से ही उठाई। अगर कोई पढ़ता है ना एग्जामिनर आंसर वो ये बात देख लेगा यार ये मैंने जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है ना, ये आंसर स्टेक होल्डर से क्या है लिखा हुआ, असम्पशंस क्या है, ये मैंने सब अपने आंसर्स में एग्जामिनर आंसर में से उठाया था ताकि मुझे ये चीज़ें याद रहें, और अगर मेरे पास इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो मुझे पता हो यार ये कौन सी बातें किससे रिलेट करती हैं। अब देखें, इसी तरह अगर कोई एक्यूजेशन का सवाल आ गया तो ये मैंने ये अपने पास पॉइंट लिख लिए कि कल्चरल डिफरेंस है, कि हम लोगों ने कभी ये इस तरीके से कभी एक्वायर नहीं की हो तो कंपनी, तो हमारे पास एक रिस्क है कि हमारे पास एक्यूजेशन का एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास अगर हमारी कॉम्पिटेंसीज़ हैं, हमारी कैपेबिलिटी है कि हम एक्वायर कर सकते हैं कोई नया बिज़नेस के नहीं कर सकते हैं, वेदर कि हमने जो एक्विजिशन करने जा रहे हैं हमारे स्टेक होल्डर्स ने अप्रूव किया हुआ है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन से जैसे क्वेश्चन आया होगा कि एक्विजिशन करते हुए क्या क्या इश्यूज फेस कर सकती है कंपनी, तो वेदर प्रपोज एक्विजिशन विद स्ट्रेटेजिक कि हमारी जो हम एक्वायर करने जा रहे हैं कंपनी वो हमारे मिशन ऑब्जेक्टिव से
इन लाइन है विद हमारे कल्चर से, इन लाइन है कि नहीं। तो इस तरीके मैंने सारी अपनी पॉसिबल बातें लिख दी कि अगर कोई मेरे पास सवाल आए इन रिलेशन टू एक्विजिशन, तो ये सारी चीज़ें बातें मैं लिख सकूं। इसी तरह एक्विजिशन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के मैंने रोल बता दिया, बेनिफिट अपने पास लिख के रखे थे। फिज़िकल कंट्रोल अगर ना हो तो उसकी वजह से क्या होगा, क्या उसकी रिकमेंडेशन हो सकती है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, सोर्सेज ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्या है, स्किल्स एंड डाइवर्सिटी, सीपीडी बेनिफिट, साइबर सिक्योरिटी, गोइंग इनटू न्यू मार्केट के रिस्क एंड प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल फैक्टर्स, फीसिबिलिटी अगर कोई हम देखना है फीसिबिलिटी किसी भी चीज़ की, परफॉर्मेंस एक्सीलेंस मॉडल, ये सब मैंने बातें अपने पास लिख के, अगर कोई आपको अपना चेंज लाना है तो किस तरीके से अपनी कंपनी में चेंज लाएं, तो हम क्या करें, पार्टिसिपेशन लेके आए अपनी हर क्या कहते हैं एम्प्लॉयर से, वो एम्प्लॉय से उनकी पार्टिसिपेशन इन्वॉल्वमेंट लाएं। और क्या करें, कोई परफॉर्मेंस इंडिकेटर लेके आए कि भाई उनकी हम चेंज की परफॉर्मेंस मेजर कर सकें, अप्रेजल करें अपने एम्प्लॉयज़ का कि वो जो नई परफॉर्मेंस अगर कोई चेंज लेके आ रहे तो जो अगर चेंज उनमें कोई चेंज लेके आए तो उनकी चेंज को अप्रेस करें, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करें, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। तो इस तरीके से अगर कोई चेंज करने तो कौन कौन से पॉइंट लिख सकते। तो मैं कोशिश करता था जब मैं अपने आंसर्स एग्जामिनर आंसर पढ़ रहा हूँ ना, मैं इस नीयत से नहीं पढ़ रहा होता था कि मुझे वो एग्जामिनर आंसर की तरीके से लिखना है, मैं इस नीयत से पढ़ता था कि मुझे उसमें से कोई काम की बातें मिल जाएँ, तो अगर मेरे पास तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाए तो मैं अपने पास लिख सकूँ। तो मैं कोशिश करता था सारी बातें एक जगह पे गैदर कर लूँ और इसको रिवाइज़ करता रहूँ अपने पास, अपने दिमाग में बार बार डालता रहूँ, ताकि अगर कोई कभी इस तरीके से सवाल आ जाए तो मैं उन चीज़ों को लिख सकूँ। तो ये मेरी एक तरीके से स्ट्रेटजी थी, ये एक तरीके से मेरा अंदाज़ था पढ़ने का, अपना आंसर लिखने का तरीका था, अपना पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका था। तो मैंने आपको एक तरीके से अपनी टेक्निक बता दी पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, और एक तरीके से मेरी जो ACCA की जर्नी रही कि मैं अपने सारे प्रोफेशनल पेपर में किस तरीके से अपनी चीज़ें लेके चलता था, किस तरीके से पास पेपर करता था, क्या अपने मेरी आदत थी एग्जामिनर आंसर पढ़ने की। तो मैं जो बातें थी मैंने आपको बता दी ताकि आपको इस बात से अंदाज़ा हो जाए कि भाई हमें किस तरीके से मेहनत करनी है ताकि हम अच्छे से पेपर को पास कर सकें। ठीक है मेरे भाइयों, अगर फिर भी किसी को अगर कोई भी इशू फेस हो रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप बराए मेहरबानी मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, या अगर नंबर ना हो तो मुझे मैसेज कर दिएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं अपना नंबर भी वहाँ पे डाल दूँगा। ठीक है, यहाँ तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, जज़ाकल्लाह।